स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है 1947 या यही कहें कि 1950 के बाद जब किसी केंद्रीय एजेंसी ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कराई। हम सबको पता है कि गुरुवार को केंद्रीय एजेंसी ने ईडी ने जो है वो आईपैक के दफ्तर पे, जो अब कभी प्रशांत किशोर की कंपनी हुआ करती थी और आजकल जो है वो जैन साहब, प्रतीक जैन साहब उसके मालिक हैं, उस पे छापा मारा था ईस्टर्न कोलफील्ड में जो कोल घोटाला हुआ था उसके संदर्भ में। ममता बनर्जी को पता चला और वो दल बल के साथ वहां पहुंच गई। कुल मिला के 26 में चुनाव है। चुनाव के पहले जिस तरह का डिस्प्यूट, जिस तरह के विरोधाभास दिख रहे हैं, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि कम से कम लोकतंत्र के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक सवाल ये भी बनता है कि क्या ममता बनर्जी इतनी लार्जर देन लाइफ, इतनी बड़ी उनकी इमेज कि वो एक तरह से हावी हो रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, सुपरसीड कर रही हैं। इन सारे विषयों पे, खासकर बंगाल भविष्य के जो चुनाव हैं उन सबको ध्यान में रख के आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सौरभ पॉल हैं। डॉक्टर सौरभ पॉल विधि के, राजनीति के बहुत जानकार हैं, देश दुनिया की तमाम घटनाओं पे बहुत बारीक नजर रखते हैं। और डॉक्टर सौरभ पॉल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रुपेश जी। सौरभ, पहले तो हमें ये बताएं कि बंगाल में चल क्या रहा है ओवरऑल। अभी जो घटनाएं हैं पिछले 2-4 दिनों, 5 दिनों में जो डेवलप हो रही हैं उस पर थोड़ा समझाएं, फिर हम तसल्ली से, तफसील से कुछ 1-2 और सवालों की तरफ बढ़ेंगे। जी। वही चीज जिससे आप शुरू किए, वही ये बताता है कि बंगाल का हाल क्या है और क्या होने जा रहा है। जी। जो बंगाल के बाहर रहते होंगे उन्हें लगता होगा कि ये भी पॉसिबल है, एक मुख्यमंत्री ऐसे भाग दौड़ के वो आई और उन्हें जो लेना था, उनके लिए जो अहम है वो खुद लिए और चले गए। उसके बाद वो क्या किए, अगले दिन नेक्स्ट डे शाम को साउथ कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा रैली था। सुबह दिल्ली में उनके जो सांसद है सभी लोग प्रदर्शन किए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बस यही हुआ। और मुझे जहां तक पता है, बात करके जो मालूम हो रहा है, जो खबरें सुनने में आ रहा है कि लोगों में ऐसा है कि अरे यही तो शेरनी है, यही तो शेरनी है, इसे कहते हैं शेरनी। चलिए, हो गया उनका मतलब। उनके खुद के प्रयास से जो प्रचार वो तो करती है, उनका अनोखा प्रचार है। वो कितना जुड़े हुए हैं मास से, जो जनता से, ये तो हम भली भांति जानते हैं। वैसा मतलब जुड़े रहना और मास के फॉल्स को समझना शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये चीज किसी राजनेता में देखा गया। इतना जुड़ा, मतलब कनेक्टेड रहना और मास का जो पाल्स है उसको तुरंत समझ लेना और वैसा ही कुछ करना। तो यही हुआ है। वो घटना का जो आप कॉन्सिक्वेंस कहेंगे या तो फल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये हम बता देते हैं। डॉक्टर सौरभ, जब हम लोग बाहर बैठ के देखते हैं, मैं 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा, तो हमको तरह से दिखाई पड़ता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा सुनने में महसूस होता है कि बीजेपी का जो पेनिट्रेशन है, बीजेपी का जो प्रभाव है, बहुत बढ़ रहा है बंगाल में। आप चूंकि वहां पे हैं, और जाहिर सी बात है बढ़ तो रहा है, इसमें कोई आंकड़े से भी बात ये समझ सकते हैं। पिछले चुनाव में जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का जो जंप अप है उसको अगर देख के समझा जाए, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? और अभी भी बंगाल की राजनीति में आप मोटा मोटा जो आप देख पा रहे हैं कि वहां क्या स्थिति दिख रही है? जी। देखिए, आमतौर पे लोग एक सेटिंग की बात करते हैं, ये तो लोगों की बात है। लोग सेटिंग की बात करते हैं कि दिल्ली में मोदी और बंगाल में दीदी, कुछ सेटिंग है। तो ये लोगों की बात है, इसको हम वैसे तो फॉर्मली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मगर अगर हम 2021 में लौट जाते हैं तो हम देखेंगे कि दिलीप घोष जो थे उस समय, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट बने थे पश्चिम बंगाल में, तो वो पूरा बंगाल घूमे। वो इतना मजबूत किए, जो पार्टी का स्ट्रक्चर है ग्रास रूट लेवल तक, उसको बहुत हद तक वो मजबूत कर चुके थे, जिसके कारण कुछ ही संख्यक विधायक होते थे। उसके पहले वहां से 77 हो गया संख्या, इतना बढ़ गया। हाँ, वो लोग 180 या 200, 220 कुछ नहीं पार कर पाए, वो 100 भी क्रॉस नहीं कर पाए। मगर वही 5-10 से एकदम फटक से वो 77 हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो उसके बाद से
कुछ दिन बाद उनकी जगह जो सुकांतो मजूमदार आए, नए एक बीजेपी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसके बाद से हम लोग जो देख रहे थे कि जो 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 लड़ाकू जो इमेज था, मतलब लड़ाई का जो एक इमेज बीजेपी के लोगों में बना था, वो खत्म हो गया। और वो ओके। 21 के इलेक्शन के बाद बहुत वायलेंस हुआ था, इसका खबर भी मीडिया के पास होगा जरूर। बहुत ही वायलेंस हुआ था, जो चला था कुछ महीने, मतलब लगभग 5-6 महीना वो वायलेंस चला था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते थे वो लोग घर नहीं लौट पा रहे थे, वगैरह वगैरह हुआ। तो इसके लिए पार्टी फिर से मैदान में उतर जाना, ऐसा कुछ पार्टी नेताओं का वैसा मनोबल कुछ भी उस समय नहीं बचा था। तो वैसे ही चला। अब इलेक्शन के लोकसभा इलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत बीजेपी को देखा गया था। अभी भी जितना होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। बीजेपी को जैसे मैदान में उतरना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि उनके प्रतिपक्ष ऐसे एक है जो है टीएमसी, और जिसका नेत्री है ममता बनर्जी। शी सही में ये बात हम आपको बताते हैं, उनको पश्चिम बंगाल के गली गली पता है। वो खुद एक ब्लॉक प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखते हैं। इतना कुछ पता है, इतना माइन्यूट डिटेल्स पता है। आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो वही मुझे लग रहा है कि बीजेपी उतना भी शायद फैक्टर इस बार भी नहीं बनेगा। और आप जिस घटना से शुरू किए, ये घटना तो आप बता देते कि बीजेपी जो भी करने जा रहा है वो मतलब कि सेम साइड गोल हो रहा है। मेरे हिसाब से सेम साइड गोल हो रहा है। उसका जो बेनिफिट ममता बनर्जी को मिल रहा है, पूरा बेनिफिट ममता को मिल रहा है। ओके। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी लगातार दावे करती है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, उसके नाम पे बीजेपी की पूरी राजनीति है। खासकर ममता बनर्जी के ऊपर वो तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही हैं। आपको इस पे आपका टेक क्या है? ओवरऑल कुल मिला के इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कोलकाता में बैठे हैं, तो आप इसको किस तरह से समझते हैं, खासकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी और आज की जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें भी? है। एक समय था कि ममता बनर्जी खुद बोलते थे कि बांग्लादेश से लोग घुस रहे पश्चिम बंगाल में, तब सीपीएम का सरकार हुआ करता था। उस समय ममता बनर्जी का सपोर्ट था बंगाल में, मगर वो इलेक्शन पूरा जीत नहीं पा रही थी। जैसे कि 2006 का इलेक्शन हुआ, 2001 का इलेक्शन हो गया, तो उन्हें पता था कि इसका रीजन है कि जो माइनॉरिटी वोट है, वो माइनॉरिटी वोट अभी तभी भी सीपीएम के लेफ्ट फ्रंट के साथ ही था। तो ग्रेजुअली 2006 के बाद जो नंदीग्राम सिंगूर को लेके जो मूवमेंट हुआ, और एग्रीकल्चरल जो मास जिनका मतलब इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे टिका रहता है, उन लोगों को ये समझ में आ गया कि इस टाइम ये जो है नेत्री हमारे ममता बनर्जी, यही हमें बचाएगी। तब से शिफ्ट होने लगा, मतलब 2006-07 के समय से शिफ्ट होने लगा, जिसका रिफ्लेक्शन हम सबको दिखा 2009 के लोकसभा चुनाव में। तृणमूल को बहुत सारी सीटें मिली लोकसभा चुनाव में, और उसके 2 साल बाद तो सीपीएम को सत्ता छोड़ना पड़ा। तो क्या हुआ एक्चुअली ना, वो जो मुस्लिम वोट था, जो माइनॉरिटी वोट था, वो शिफ्ट हो गया इस तरह। उसके बाद भी ममता बनर्जी का जो मतलब जो पॉलिसीज रहे हैं उसमें लोग कहते हैं, जो अपोजिशन है वो ये दावा करते हैं कि हाँ वो इसमें अपीजमेंट है। जैसे कि जो हमारे जो मतलब उनकी जो इमाम वगैरह है, उनको एक मंथली एक क्या बोलते हैं उसको, भाता, हम बंगाली में भाता बोलते हैं उसको, जो भी भत्ता है या जो भी पैसे हैं मंथली जो हाँ, वही देना इससे शुरू हुआ। मगर फिर भी हम ये कहेंगे, शी ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस हर अपीजमेंट फॉर बोथ द रिलीजन। ये उनको मतलब आप आमने सामने ये मतलब जो है ये धब्बा नहीं लगा पाएंगे कि वो अपीजमेंट करती है, मतलब माइनॉरिटी अपीजमेंट वो करती है। अच्छा, जैसे कि हम आपको एक इंस्टेंस देना चाहेंगे। हाल ही में वो जगन्नाथ मंदिर का मतलब उद्घाटन किए थे, बहुत बड़ा मंदिर है।
वो एक महाकाल मंदिर बनाने जा रही है और एक दुर्गांगन भी बनाएंगे कोलकाता में। तो इसके चलते क्या हुआ, उन्हीं के एक जो है विधायक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बाबरी मस्जिद बनाना है मुर्शिदाबाद में। राइट। तो इसको लेके लोगों तो अब देखिए, प्रॉब्लम ममता बनर्जी को ये था कि ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय का जो वोट है, जो ट्रस्ट है, वो तो उनके पास था ही, उनको ये पता है। अगर आप खुद घूमिएगा पश्चिम बंगाल के में ऐसी जगह जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी का वास बहुत ज्यादा है, वहां अगर आप जाइएगा तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, वो लोग अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अपने तरह वो जी सकते हैं, वो अपने तरह जी सकते हैं। राइट, होप यू अंडरस्टैंड। जी हाँ, मगर ये जो घटना हुआ कि हुमायूं कबीर का इस्तीफा और उनका ऐलान कर देना नए पार्टी का, और उस पार्टी के बैनर के अंदर वो ये बोलते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ममता बनर्जी अगर जगन्नाथ मंदिर बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं बाबरी मस्जिद। सो ही इज ट्राइंग टू जस्ट टू कुछ मुस्लिम वोट इकट्ठा करना उनके जिले के आसपास या तो उनके जिले से। तो लोगों को क्या लगेगा, उनका प्रॉब्लम था कि हिंदू वोट ममता बनर्जी से शायद हट के बीजेपी पे जाके एक्यूमुलेट हो सकता है, जो उनके लिए थ्रेट हो सकता था। उस थ्रेट की जगह को ममता बनर्जी ने बंद करवा दिया। अब मुसलमान को भी लगेगा, चलो सॉरी, हिंदू को भी लगेगा कि नहीं, ये तो ये सब कर रही है, जगन्नाथ मंदिर कर रही है, वगैरह वगैरह कर रही है। उतना भी मुस्लिम अपीजमेंट उनका नहीं रहा। तो जब जो मैसेज उनको देना है to win the election, she is doing that appropriately. मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूं, कि थोड़ा सा मैं चाहता हूं, क्या वाकई में मुस्लिम आबादी में या बंगाल का जो डेमोग्राफी है उसमें बदलाव को आप महसूस करते हैं? वैसे तो ऐतिहासिक तौर पे मुसलमानों की संख्या हमेशा से वेस्ट बंगाल में या बंगाल में ठीक ठाक रही है। अच्छा, एक चीज और है कि अभी हाल के दिनों में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहुत से हिंदू जो जनसंख्या है वो भी बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आई है। ओवरऑल कुल मिला के मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिव सवाल की तरह देखना चाहता हूं कि आपको क्या महसूस हो रहा है? I don't have the very recent data on the increased Muslim population, but हाँ, if you travel from South Bengal to North Bengal, अगर आप travel करते हो और हर जिला में आप घूमते, मतलब थोड़ा रुकते रुकते अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ा है। एटलीस्ट अराउंड द हाईवेज आपको वो देखने में मिलेगा, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। और रिसेंट ट्रेंड्स यही कहता है, कुछ जगह इवन की कोलकाता के आसपास जो खाली रहता था। और एक बात हम बताएं, एसआईआर के जो प्रोसेस चल रहा था, कोलकाता के आसपास कुछ सेटलमेंट्स, बहुत नए सेटलमेंट्स हुए थे, वो खाली हो गए क्योंकि लोग भाग गए वहां से। हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश से तो काफी आए हैं, अराउंड नॉर्थ बंगाल काफी उनका एक्युमुलेशन हुआ है इस अशांति या तो अराजकता के चलते, ऐसा हुआ है। और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है पश्चिम बंगाल में। तो मगर मेरे पास एग्जैक्ट डेटा जिला वाइज नहीं है। कोई नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखा। मैं थोड़ा इसको समझना चाहता हूं कि अभी जो वामपंथी पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है आज की राजनीति में, और ममता बनर्जी और भाजपा के इतर कांग्रेस की स्थिति। इसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। जी। फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, काफी महीनों से ये जो लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट पार्टीज है, उनका कोई खास एक्टिविटीज नजर में नहीं आया, एक्सेप्ट वो टीवी शोज वगैरह जहाँ पे वो लोग अपने पार्टी मेंबर्स को या जो है स्पोक्स पर्सन को भेजते हैं बात करने के लिए। इसके अलावा कोई ऐसा कुछ देखा नहीं। लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ का एक गठबंधन बना था। आईएसएफ को एक ही सीट मिला था इस बार, और कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को कोई भी सीट नहीं मिला था। अभी क्या स्थिति है उनके गठबंधन का, ये भी किसी को खुलेआम नहीं पता। दिस इज द कंडीशन ऑफ लेफ्ट, कांग्रेस एंड आईएसएफ इन वेस्ट बंगाल। जी, एक मेरा अंतिम सवाल कि आप चूंकि लगातार बंगाल में यात्राएं भी कर रहे हैं, बंगाल के बहुत से हिस्सों को आप देख समझ रहे हैं और लोगों से बात हो रही है,
बंगाल की जमीन पे, सियासी जमीन पे आप एंटी इनकम्बेंसी कितना देख पा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात होती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स इलेक्शन के 6 महीनों पहले से शुरू होता है, तो 2021 के पहले, 2021 का विधानसभा के पहले, 2019 के लोकसभा के पहले, और हाल ही में जो लास्ट ईयर 2024 में लोकसभा हुआ, उसमें भी तो लोग बोलते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। ज्यादातर लोग बोलते हैं शहर के लोग, अर्बन एरिया में ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ लोग बोलते रहते हैं, मगर उसका जो क्या बोलते हैं, वोट में रिफ्लेक्शन उतना नहीं होता है। आप इसको ये कह सकते हैं कि उनके वोटर्स मेनली दे लिव इन द रूरल बंगाल who survive on the schemes implemented by ममता बनर्जी। जितने भी स्कीम्स, कई सारे स्कीम्स पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलता है साल भर, उसी स्कीम पे जो लोग सरवाइव करते हैं, या तो राहत होती है जिन लोगों को, वो गांव में बसे लोग, शहर के बाहर बसे लोग, अर्बन एजुकेटेड पॉपुलेशन, जो लोग फेसबुक में लिखते हैं, जो लोग मीडिया में बोलते हैं, वो लोग उनके वोटर नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी ऐसे जो समीक्षा करके इसको पता करना, गांव के लोग ज्यादा बोलते नहीं है और शहर के लोग ज्यादा बोलते हैं। तो लोग जब क्या बोलते हैं, सर्वे के लिए जाते हैं या तो मीडिया रिपोर्ट के लिए जाते हैं, वो शहर के लोगों के पास ज्यादा जाते हैं, ज्यादा ज्यादा लोग बोलते रहते हैं कि हम भी बोल रहे हैं आपको, हम कुछ भी बोलेंगे। मगर वोट तो उन्हीं लोगों का मैटर करता है जो ममता बनर्जी को जिताते हैं। और एक चीज, पिछले 10-15 साल से ही, 10 साल से लगभग, कई सीरियस करप्शन इश्यूज ममता बनर्जी के खिलाफ आया था। रिसेंटली एक डॉक्टर का बलात्कार और हत्या हुई थी, इनको लेके एक सामाजिक आंदोलन भी शुरू हुआ था। ऐसे कई चीजें हुई है पिछले कई सालों में, मगर उसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है कि उनके जो स्कीम्स है, भले ही उनके लिए हम कैमरा में कुछ ना कुछ बोल दे, प्रॉब्लम क्या होता है, एक मामूली वोटर के तौर पे हम ही आपको बताते हैं। आई कैन क्रिटिसाइज ममता बनर्जी, हम पूरा का पूरा उनको क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे कि हम वोट डालने जाएंगे, तब मुझे ये लगेगा कि किसको दे, बंगाल में किसको दे, किसको वोट दे। मेरे लिए तो काम करना जरूरी है, मुझे तो जाना है काउंसिलर के पास, मुझे तो जाना है विधायक के पास। तो हम किसको दे? ये इंसान, ये गैर तृणमूल कांग्रेस से है, तो चलिए इनको जिताते हैं सब लोग मिलके, मगर क्या ये काम कर पाएंगे? ये बात बहुत चलता है बंगाल में। तो चलिए, अंत में क्या होता है, चलिए इनको दे देते हैं। ये शहर में बहुत होता है। और गांव में क्या होता है, गांव में लोग बहुत चुप रहते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं। बिलीव मी, गांव में ये जो कन्याश्री है, ये जो रूपश्री है, जो विधवा भाता है, जो लक्ष्मी भंडार नाम का एक है, जो हर महिला को मिलता है 1,000, शायद कुछ बढ़ा होगा इस बार, हाँ 1,000 से तो बढ़ा है। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी स्कीम्स है परिवार को चलाने के लिए, वो स्कीम काफी है। एक परिवार को 4-5 आदमी का परिवार गांव में जो बसते हैं, जिनका थोड़ा बहुत जमीन है, आप जानते होंगे बिहार यूपी का स्थिति पश्चिम बंगाल में नहीं है, ज्यादातर लोग कम जमीन में जीते हैं। गांव में भी उनको जमीन है, थोड़ा कम जमीन है और अपना मकान है। तो ये जो ममता बनर्जी को शुरू से ये पता था और उनके पॉलिसी मेकर्स को भी पता था कि अगर इतने पैसों का व्यवस्था उनको हो जाए थ्रू स्कीम्स, तो जिंदगी उनकी आराम से चलेगी। अब ये बताइए, कौन गांव के लोग इस स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे या तो सोचेंगे? बड़ी बात आप मगर हाँ, जिस दिन लोग ये सोच लेंगे, ये जान लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों में, क्योंकि सरकार मुझे कल तक या तो आज तक ये सुविधा दे रही है। मान लीजिए महीने के अंत में मुझे 10,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सौरभ पॉल हूँ इसीलिए बंगाली हूँ मुझे मिल रहा है, तो हिंदू हूँ मुझे मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है। तो अगले बार जो सरकार आएंगे, वो ये दावा करके ही आएंगे कि चलिए हम 10 नहीं, हम कम से कम 11 तो आपको देंगे ही। ये
धारणा, ये कॉन्फिडेंस जब इंसान के आम जो मास है उनके अंदर आ जाएगा, तब शायद वो सोचेंगे, थोड़ा साहस दिखाएंगे, थोड़ा परिवर्तन के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो अच्छा ही होता है गणतंत्र के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने एक बेनिफिशियरी क्लास बना दिया है, और जाहिर सी बात है उसके अर्थमेटिक्स से वो लगातार चुनाव को का समीकरण अपने पक्ष में कर रही हैं। और उस बेनिफिशियरी क्लास से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, जिस डिस्प्यूट को प्ले करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के डिस्प्यूट को, उसमें शायद इतनी आंच या इतनी आग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक ले जा सके। डॉक्टर सौरभ पाल, आपने हमें ज्वाइन किया, अपने विचार रखे, बहुत शानदार इंसाइट्स रखे। हम चाहेंगे कि अगली बार इलेक्शन के इस पूरी बातचीत के क्रम में आप अगली बार लगातार हमें ज्वाइन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश।